बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जमात इस्लामी ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी? सवाल: आपके बारे में ये इल्ज़ाम भी बार बार दोहराया गया है और इंतखाबात के दौर में और भी शिद्दत से दोहराया जा रहा है कि आपने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत करके कांग्रेस के हाथ मजबूत किए थे। इस सिलसिले में आपकी 30-35 साल पहले की तहरीरों के हवाले दिए जाते हैं जो आपके माहनामा तर्जुमानुल कुरान में शाया हुई थी। इस इल्ज़ाम के मुतालिक भी कुछ वजाहत फरमाइए। जवाब: ये इल्ज़ाम भी उसी ज़माने में खान हबीबुल्लाह खान साहब ने बड़े ज़ोर और शोर से अखबारात में पेश किया था और उसका जवाब भी मैंने ढाका की उसी तकरीर में दे दिया था जिसका अभी मैंने हवाला दिया है। वही जवाब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मुझ पर पहला ये एतराज़ किया गया है कि मौदूदी नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ था और कांग्रेस के करीब था। जहाँ तक करीबी होने का ताल्लुक है, ये सरी गलत बयानी है। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मैं कांग्रेस से वाबस्ता नहीं रहा और उस 2 आने वाला या 4 आने वाला मेंबर भी कभी नहीं बना। जहाँ तक नज़र पाकिस्तान की मुखालफत का ताल्लुक है, ये सरासर एक गलत बात है। 1937 में जब पहली मरतबा हिंदुस्तान के 6 सूबों में कांग्रेसी वजारतें बरसरे इक़्तिदार आईं, उस वक्त सबसे पहले मैंने ही मुसलमानों को उस खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी जो कांग्रेस के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद रूनुमा होने वाला था। मेरी किताब मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश हिस्सा अव्वल आज भी मौजूद है। हर शख्स उसको पढ़कर देख सकता है कि उस वक्त मैंने मुसलमानों को किन चीज़ों से आगाह करने की कोशिश की थी और उनके अंदर अपनी मुस्तकिल कौमियत का एहसास पैदा करने के लिए क्या कुछ किया था। आज हज़ारा ऐसे मुस्लिम लीगी मौजूद हैं जो उस बात की गवाही दे सकते हैं कि उस वक्त मेरी वही किताब थी जिसे सबसे बढ़कर उन्होंने मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया था और जिसकी बदौलत मुस्लिम लीग की तहरीक अवाम में मकबूल हुई। उसके बाद 1938 में मैंने सियासी कशमकश हिस्सा दोम शाया की। कांग्रेस वाहिद कौमियत की बुनियाद पर जिस तरह का निज़ाम कायम करना चाहती थी वो मुसलमानों के लिए किस तरह तबाहकुन होगा, इस किताब के आखिर में मैंने खुद तकसीम का नजरिया पेश किया था और ये कहा था कि अगर एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई सूरत नहीं बन सकती तो फिर तकसीम के सिवा कोई चाराकार नहीं है। इस सिलसिले में मैंने तकसीम की तस्कीम ही पेश नहीं की थी बल्कि ये तजवीज़ भी पेश की थी कि तबादला आबादी का भी इंतजाम उसके साथ किया जाता। ज़्यादातर एतराज़ मुसलमान और सियासी कशमकश के तीसरे हिस्से पर किया जाता है जो मेरे 1939 से 1942 तक के मज़ामीन का मजमुआ है। उसके इक्तसाबात को सियाक सबाक से अलग करके और उन हालात को नज़रअंदाज करके जिनमें वो मज़ामीन लिखे गए थे, ये नतीजा निकाला जाता है कि मैं क़याम पाकिस्तान का मुखालिफ था। हालांकि असल सूरत मामला कुछ और है जिसे मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ। जिस वक्त मुस्लिम लीग ने यह फैसला कर लिया कि वो मुल्क को तकसीम कराने के लिए जद्दोजहद करेगी, उस वक्त मेरे सामने 2 बड़े अहम सवाल थे जिन पर मैं अपनी रातों की नींदें हराम करके गौर करता रहा। एक ये कि अगर खुदा न ख्वास्ता तकसीम के लिए जद्दोजहद करने के बाद मुस्लिम लीग नाकाम हो जाए और मुल्क तकसीम न हो सके, फिर मुसलमानों का क्या हशर होगा। उस वक्त तो दरकिनार 1947 के आगाज़ तक ये हमारा यकीन न था कि पाकिस्तान वाकई बन जाएगा और ये बात एक मामूली अकल का आदमी भी समझ सकता है कि जो जमात किसी मकसद के लिए लड़कर आकर हार जाए उसके लिए फिर मुल्क में काम करने के मौके बाकी नहीं रहते। इस सूरत में एक दूसरी दिफाई लाइन ज़रूरी थी ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता उस मकसद में नाकामी हो तो कोई दूसरा गुरोह ऐसा मौजूद रहे जो मुसलमानों को संभाल सके। इस गर्ज के लिए अगस्त 1941 में जमात इस्लामी कायम की गई। मैंने अगर 500-600 आदमी को अलग लेकर एक मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता गुरोह उस गर्ज के लिए तैयार करने की कोशिश की कि बाद में वो काम कर सके, तो क्या ये कोई गुनाह था जिसकी आज मुझे सज़ा दी जाए। तकसीम के वक्त जमात इस्लामी के अरकान की कुल तादाद 625 थी, जिनमें 240 हिंदुस्तान में रह गए और 385 पाकिस्तान में मौजूद थे। इस कलील तादाद के तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने या न लेने से कोई फ़र्क वाक़या नहीं होता था, लेकिन उस वक्त उन लोगों को तरबियत देकर एक मुनज़्ज़म जमात न बनाई जाती तो उसका अंदाज़ा आज के लोग शायद न कर सकें। मगर मुस्तकबिल का मौरख जब बरे-आज़म हिंद में मुसलमानों की तारीख का बेलौग जायज़ा लेगा तो उस वक्त वो उसका सही अंदाज़ा कर सकेगा। दूसरा अहम सवाल मेरे सामने ये था कि अगर मुल्क तकसीम हो जाए तो हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों का क्या हशर होगा और पाकिस्तान में इस्लाम का क्या हशर होगा। जहाँ तक हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों का ताल्लुक था,
تقسیم کے بعد مسلم لیگ کے لیے اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ وہاں وہ ان کے لیے کچھ کر سکے۔ اسی طرح نیشنلسٹ مسلمانوں کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام آ سکیں۔ میں نے 1947 کے آغاز ہی میں اس بات کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نیشنلسٹ مسلمانوں کو ہندوستان میں وہ حیثیت بھی حاصل نہیں ہوگی جو کبھی انگریزوں کے دور میں خان بہادروں کو حاصل رہی ہے۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک ایسی منظم جماعت موجود رہے جو تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ ایسی ایک منظم جماعت پاکستان کے لیے بھی درکار تھی تاکہ تقسیم کے بعد وہ اس قومی ریاست کو اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکے۔ پاکستانی تحریک میں جو لوگ پیش تھے ان کے افعال اس وقت سامنے موجود تھے، جن کو دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ لوگ ایک قومی ریاست تو بنا سکتے ہیں، مگر ان میں یہ صلاحیت ہے اور نہ ان کے اندر اس بات کی کوئی آمادگی ہی پائی جاتی ہے کہ یہ فی الواقع اسے اسلامی ریاست بنا دیں۔ لازم تھا کہ ایک ایسا گروہ پہلے سے منظم تیار رہے جو اسلام سے انحراف کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ سکے اور اس ریاست کو اسلام کی طرف موڑ سکے۔ جو کچھ اس زمانے میں میرے اندازے تھے ان کو میں نے صاف صاف لکھ دیا تھا۔ آج اتنے سال بعد بھی واقعات میرے ان اندازوں کی صداقت پر گواہی دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا وجود جن لوگوں کو ناگوار ہے وہ جو کچھ چاہیں کہتے رہیں، لیکن پچھلے 23 سال کے حالات کو جن لوگوں نے بے غرضی کے ساتھ اسلام کے خیر خواہ کی حیثیت سے دیکھا ہے، ان کے دل یہ گواہی دے گے کہ اگر جماعت اسلامی یہاں موجود نہ ہوتی تو جن فتنوں کے طوفان یہاں اٹھتے رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ محض اللہ کا فضل تھا کہ تقسیم سے پہلے جماعت اتنی مضبوط تنظیم بن چکی تھی کہ اس 23 سال کی مدت میں مخالف طاقتیں اور حکومتیں اپنا سارا زور لگا کر بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ جو کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں سے اسلام کا حشر ہوا اور جس طرح اسلام سے فرار کیا گیا اس سے آج کوئی ناواقف نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا پیش کی اندازہ کر کے میں نے وہ جماعت تیار کی جس کو آج جماعت اسلامی کی حیثیت سے سب لوگ جانتے ہیں، اور میں بجائے اس کے کہ الزامات سے مرعوب ہو کر یہ کہوں کہ میں نے غلطی کی تھی، میں اللہ کے فضل سے پورے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اندازہ کیا تھا ٹھیک اسی کے مطابق حالات پیش آئے، اور وہی کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا، اور اگر میں یہ نہ کرتا تو غلطی کرتا۔